सादर नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षाओं के लिए हम लोग हिंदी खास तौर से सेकंड पेपर के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाकर डाले हैं। गोदान उपन्यास के अलग अलग चैप्टर को लेकर के बहुत सारे वीडियो डाले हैं जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के। और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और अपना बेल आइकन दबाना है। और वीडियो हमेशा पूरा देखना है ताकि जो कुछ विषय को आप समझना चाहते हैं, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बार बार देखेंगे तो वो मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट के चक्कर में न पड़ करके अगर हम लगातार देखते रहेंगे और लगातार आप इस प्रैक्टिस के तहत आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप कोई भी परीक्षा आसानी से पास कर पाएंगे। और अगर आप शॉर्ट शॉर्ट देख करके रील के चक्कर में पड़ेंगे तो अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में तो कदापि नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहां का जो ज्ञान है उसकी कोई प्रामाणिकता कुछ भी नहीं है। जिसको जो कुछ आ रहा है वो इधर से उधर फॉरवर्ड कर रहा है। तो उन सारी चीजों से भी बचते हुए आप आगे निकल सकते हैं। हम लोग प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान पर चर्चा कर रहे थे। आप जानते हैं गोदान प्रेमचंद का सबसे क्लासिक उपन्यासों में से एक माना जाता है। 1936 में ही वो प्रकाशित होता है और उसी वर्ष प्रेमचंद की भी मृत्यु हो जाती है। इस उपन्यास में हम गोबर जब लखनऊ की यात्रा कर रहा था या लखनऊ जाने की तैयारी कर रहा था दुनिया को घर पे ही छोड़ करके, और वो सोच रहा था कि मैं जाकर के बहुत सारा पैसा कमा के आऊंगा, तब सभी का मुंह बंद कर दूंगा। और उस यात्रा को करते हुए रास्ते में उसके साथ क्या होता है और कैसे वो लखनऊ पहुंचता है, हम उसके बाद की कहानी को यहाँ आगे पढ़ेंगे। मैंने कहा ना कि गोदान बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और इसके हर चैप्टर को लेकर के मैंने अलग अलग वीडियो डाले हैं। उसको आप बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उससे आपकी भाषा भी अच्छी होगी और भाषा की समझ के साथ साथ कंटेंट को भी आप समझ पाएंगे, विषय को भी समझ पाएंगे आप। तो ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, यह मैराथन की तरह है और इसको आपको लगातार करना पड़ेगा। अगर आप लगातार करते रहेंगे तो बहुत कुछ सीखते जाएंगे और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। जैसे कोई भाषा हम सीखते हैं ना, तो उसमें समय लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं। तो वैसे ही किसी विषय को समझने के लिए और एकेडमिक विषयों को वैसे भी समझने के लिए कम से कम 10-15 वर्ष का समय तो मिनिमम माना ही जाता है। कि उसमें कोई भी कुछ सीखता है, फिर उसकी बेस क्रिएट करता है, फिर उस पर रिसर्च करता है, शोध करता है, अपनी समझ बनाता है और फिर उस विषय का एक्सपर्ट बनता है और उस पर बहुत सारी पुस्तकें लिखता है। वो बाद की प्रक्रिया है। हम यहाँ पर अभी सिर्फ समझ कैसे बनाई जाए, अपना खुद का दृष्टिकोण कैसे डेवलप किया जाए और भाषा कैसे बनाई जाए, क्योंकि भाषा और कंटेंट दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी रचना धर्मिता के लिए। तो आगे क्या होता है हम पढ़ रहे हैं गोबर किस प्रकार से लखनऊ कैसे पहुंचता है, उसकी यात्रा, और लखनऊ में जाकर के वो क्या क्या काम करता है। गोबर अंधेरे ही मुंह उठा और कोदई से विदा मांगी। सबको मालूम हो गया था कि उसका ब्याह हो चुका है, इसलिए उससे कोई विवाह संबंधी चर्चा नहीं की। उसके शील स्वभाव ने सारे घर को मुक्त कर दिया था। कोदई की माता को तो उसने ऐसे मीठे शब्दों में और ऐसे मात्र पद की रक्षा करते हुए ऐसा उपदेश दिया कि उसने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। तुम बड़ी हो माता जी, पूज्य हो। पुत्र माता के ऋण से 100 जन्म लेकर भी ऊऋण नहीं हो सकता, लाख जन्म लेकर भी ऊऋण नहीं हो सकता, करोड़ जन्म लेकर भी उससे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। उसकी माँ को बोलता है, उरई की माँ को, कोदई की माँ को। बुढ़िया इस संख्यातीत श्रद्धा पर गदगद हो गई। इसके बाद गोबर ने जो कुछ कहा उसमें बुढ़िया को अपना मंगल ही दिखाई दिया। वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी उसके हाथों विष भी खुशी से पी लेगा। बस चमत्कार की बात है ना कि कोई चीज हम दवा लेते हैं, एक बार उसका असर हो जाता है तो फिर बाद में कुछ भी खिलाए हम उसको खा मान लेते हैं। अब जैसे आज ही बहू घर से रूठ कर चली गई हो तो किसकी हेटी हुई। बहू को कौन जानता है किसकी लड़की है, किसकी नातिन है, कौन जानता है, संभव है उसका बाप घसियारा ही रहा हो। बुढ़िया ने निश्चयात्मक भाव से कहा, घसियारा तो है ही बेटा, पक्का घसियारा। सवेरे उसका मुंह देख लो तो दिन भर पानी न मिले। घसियारा मतलब बहुत ही आलसी बेकार टाइप आदमी। गोबर बोला, तो ऐसे आदमी की क्या हंसी हो सकती है। हंसी हुई तुम्हारी और तुम्हारे आदमी की। जिसने पूछा,
यही पूछा कि किसकी बहू है। फिर यह अभी लड़का है, अबोध, अलहड़, नीच माता पिता की लड़की है, अच्छी कहाँ से बन जाए। तुमको तो बूढ़े तोते को राम राम पढ़ना पड़ेगा, मारने से तो वह बढ़ेगा नहीं, उसे तो सहज स्नेह से ही पढ़ाया जा सकता है। ताड़ना भी दो, लेकिन उसके मुंह मत लगो, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा अपमान होता है। अब गोबर उसको ज्ञान दे रहा जाते जाते। जब गोबर चलने लगा तो बुढ़िया ने खांड और सत्तू मिलाकर उसे खाने को दे दिया। गांव के और कई आदमी मजूरी की टोह में शहर जा रहे थे। बातचीत में रास्ता कट गया और 9 बजते बजते सब लोग अमीनाबाद के बाजार में जा पहुंचे। गोबर हैरान था, इतने आदमी नगर में कहाँ से आ गए। आदमी पर आदमी गिरा पड़ता है, मतलब उसमें भी इतनी भीड़ थी शहर में, देखिए। और आज तो बेंगलोर का ट्रैफिक के बारे में मत पूछिए, बेंगलोर की ट्रैफिक की समस्या बहुत ही डेंजरस है। कितने ही रास्ते ढूंढे गए, कितना ही समाधान किया गया, लेकिन बेंगलोर में जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया। आप घुसेंगे तो निकलने में आपको कितना समय लग सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है बाजार में। तो लखनऊ या अमीनाबाद जब पहुंचता है तो यह भी देखता है गोबर कि कितनी भीड़ है बाबा। उस दिन बाजार में 400-500 मजदूरों से कम न थे। राज और बड़ाई और लोहार और बेलदार और खाट बूढ़ने वाले और टोकरी ढोने वाले और संगत तराश भी जमा थे। संगत तराश यानी पत्थरों को काटने वाले। गोबर यह जमघट देखकर निराश हो गया। इतने सारे मजदूरों को कहाँ काम मिल जाता है, और उसके हाथ तो कोई औजार भी नहीं। कोई क्या जानेगा कि वह क्या काम कर सकता है, कोई उसे क्यों रखने लगा बिना औजार के। उसे कौन पूछेगा। उसे लगा कि हर किसी के पास कुछ कुछ औजार है भाई, तो उसके पास तो कुछ भी नहीं था। तो और वो भी तो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ ही है ना बाबा। धीरे धीरे एक एक करके मजदूरों को काम मिलता जा रहा था। कुछ लोग निराश होकर घर लौटे जा रहे थे। अधिकतर वह बूढ़े और निकम्मे बच रहे थे जिनका कोई पूछतर न था, और उन्हीं में गोबर भी था। लेकिन अभी आज उसके पास खाने को है, कोई गम नहीं। सहसा मिर्जा खुर्शीद ने मजदूरों के बीच में आकर ऊंची आवाज से कहा, जिसको 6 आने रोज पर काम करना हो वो मेरे साथ आए। सबको 6 आने मिलेंगे, 5 बजे छुट्टी मिलेगी। अब मिर्जा खुर्शीद आ जाते हैं और कहते हैं कि 6 आना रोज देंगे भाई, 6 आना। जिसको भी काम करना है हमारे साथ आ सकता है। 10-5 राजों और बड़इयों को छोड़कर सब उनके साथ चलने को तैयार हो गए। 400 फटे हालों की एक विशाल सेना सज गई। आगे मिर्जा थे, कंधे पर मोटा सोटा रखे। पीछे भुखमरों की लंबी कतार थी, जैसे भेड़ हो। एक बूढ़े ने मिर्जा से पूछा, कौन काम करना है मालिक। मिर्जा जी ने जो काम बतलाया उस पर सब और भी चकित हो गए। केवल एक कबड्डी खेलना है। एक ऐसा आदमी है जो कबड्डी खेलने के 6 आना रोज दे रहा है। सन की तो है नहीं कोई। बहुत धान पाकर आदमी सनक भी जाता है। बहुत पढ़ लेने से भी आदमी पागल हो जाते हैं। कुछ लोगों को संदेह होने लगा, कहीं ये कोई मखौल तो नहीं है। यहाँ से घर पर ले जाकर कह दे कोई काम नहीं है तो कौन इसका क्या कर लेगा। वह चाहे कबड्डी खिलाए, चाहे आंखों बिचौनी, चाहे गुल्ली डंडा, मजूरी पेशगी दे दे। ऐसे जक्कड़ आदमी का क्या भरोसा। अब ये सब लोग सोच रहे हैं कि कुछ भी काम करवाए, जो खिलाना खिलाए, लेकिन पैसा शाम होते ही हमें कैश दे दे, पेशगी दे दे। बस यही सब चाहते थे। गोबर ने डरते डरते कहा, मालिक हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, पैसे मिल जाए तो कुछ लेकर खा लूं। मिर्जा ने झट से 6 आने पैसे उसके हाथ में रख दिए और ललकार कर बोले, मजूरी सबको चलते चलते पेशगी दे दी जाएगी, इसकी चिंता मत करो। अब मिर्जा साहब का अलग ही जलवा था उनका भी। तो कहा कि पैसा सबको मिल जाएगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस काम वह करना है जो मैं बोलता हूँ। मिर्जा साहब ने शहर के बाहर थोड़ी सी जमीन ले रखी थी। मजदूरों ने जाकर देखा तो एक बड़ा अहाता गिरा हुआ था और उसके अंदर केवल एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी। उसमें 3-4 कुर्सियां थी, एक मेज थी, थोड़ी सी किताबें मेज पर रखी हुई थी। झोपड़ी बेलों और लताओं से ढकी हुई बहुत सुंदर लगती थी। आते में एक तरफ आम और नींबू और अमरूद के पौधे लगे हुए थे, दूसरी तरफ कुछ फूल।
बड़ा हिस्सा परती था, यानी कि बिल्कुल बेकार जमीन पड़ी हुई थी खाली, जहाँ सिर्फ घास उगती थी। मिर्जा ने सबको कतार में खड़ा करने की मंजूरी बांट दी। अब किसी को उनके पागलपन में संदेह न था। उन्होंने पैसा पहले ही बांट दिया, इसलिए लोगों को विश्वास हो गया। अभी काम क्या करना है पता नहीं है, लेकिन मिर्जा साहब ने उनको सबको पैसा पहले ही बांट दिया कि ले जाओ पैसा, इसलिए किसी को शक शुबा की कोई बात ही नहीं थी। अब गोबर पैसे पहले ही पा चुका था। मिर्जा ने उसे बुलाकर पौधे सींचने का काम सौंपा। उसे कबड्डी खेलने को न मिलेगी, मन में ऐंठ कर रह गया। इन बुड्ढों को उठा उठा कर पटकता, लेकिन कोई परवाह नहीं, बहुत कबड्डी खेल चुका है, पैसे तो पूरे मिल गए। आज युगों के बाद इन जराग्रस्तों को कबड्डी खेलने का सौभाग्य मिला। अधिकतर तो ऐसे थे जिन्हें याद भी न आता था कि कभी कबड्डी खेली है या नहीं। दिन भर शहर में पीसते थे, पहर रात गए, घर पहुंचते थे और जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता था खाकर पड़े रहते थे। प्रातःकाल फिर वही चरखा शुरू हो जाता था। जीवन निरस निरानंद केवल एक ढर्रा मात्र हो गया था। आज तो यह अवसर मिला जो बूढ़े भी जवान हो गए। अधमरे बूढ़े ठठरियां लिए, मुंह में दांत न पेट में आंत, जांग के ऊपर धोतियों या तहमत चढ़ाए ताल ठोक ठोक कर उछल रहे थे, मानो उन बूढ़ी हड्डियों में जवानी धस पड़ी हो। चट चट पाली बन गई, दो नायक बन गए। गोस गोसियों का चुनाव होने लगा और बाहर 12 बजते बजते खेल शुरू हो गया। जाड़ों की ठंडी धूप ऐसी क्रीड़ाओं के लिए आदर्श ऋतु है। ठंड का मौसम था, तो ठंड में तो आप खेलेंगे तो शरीर में गर्मी पैदा होगी ना भाई। तो जो बूढ़े थे वो भी जवान होकर के पूरे नशे के साथ कबड्डी का खेल खेल रहे थे, कबड्डी 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 करके। बाकी रोज तो वही रोजमर्रा की जिंदगी जिसमें खेलने कूदने का कोई अवसर न था। और आज जैसे लगता है कि वापस वो बचपन के दिन लौट आए, तो सब कबड्डी 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 कर रहे हैं। इधर आहते के फाटक पर मिर्जा साहब तमाशियों को टिकट बांट रहे थे। अब इधर मिर्जा साहब जो लोग देखने आ रहे थे उनको टिकट दे बांट रहे थे ना, कि टिकट ले जाओ, पैसा दे दो, मतलब कबड्डी का खेल करवा रहे हैं। और उधर जो ऑडियंस आ रही है उनको टिकट बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कभी खेल देखा नहीं इस प्रकार का ना, तो मिर्जा साहब को देखिए। पर उन्नीस तरह कोई न कोई सनक हमेशा सवार रहती थी। अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को बांट देना, इस बूढ़ी कबड्डी का विज्ञापन कई दिन से हो रहा था। बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए थे, नोटिस बांटे गए थे। ये खेल अपने ढंग का निराला होगा, बिल्कुल अभूतपूर्व। अब देखने वाले कौन थे? शहर के अमीर लोग थे। और कबड्डी कौन खेलने वाले थे? बूढ़े लोगों का कबड्डी का खेल करवा रहा है। उधर इनको 6-6 आने दिया सब खिलाड़ियों को, और उधर टिकट जो इसको देखना है उसको टिकट बांट रहे, उसे टिकट दे करके पैसा ले करके बोला आ जाओ देखो तुम खेल। ये है मिर्जा साहब का दिमाग। भारत के बूढ़े आज भी कैसे बूढ़े हैं, उन्हें यह देखना हो, आए और अपनी आंखें तृप्त कर ले। जिसने तमाशा न देखा वह पछताएगा, ऐसा सो अवसर फिर न मिलेगा। टिकट 10 रुपए से लेकर 2 आने तक के थे। 3 बजते बजते सारा अहाता भर गया। मोटरों और फिटनों का तांता लगा हुआ था। 2000 से कम की भीड़ न थी। रईसों के लिए कुर्सियों और बेंचों का इंतजाम था, साधारण जन के लिए साफ सुथरी जमीन। अब जो पैसे वाले लोग थे उनके लिए कुर्सियां लगवा दी, उनसे 10 रुपए ले रहा था भाई एक आदमी से वो, ठीक है। और कम से कम 2000 लोग देखने आ गए थे कि काफी ठीक ठाक भीड़ आ गई उसमें। और मिर्जा साहब इस कला को जानते थे, तो इस कला का उपयोग वो बड़ी ही समझदारी के साथ कर रहे हैं। मिस मालती, मेहता, खन्ना, तनखा और राय साहब सभी विराजमान थे। शहर के जो बड़े रुतबेदार पावरफुल लोग थे सब वहां विराजमान थे। खेल शुरू हुआ तो मिर्जा ने मेहता से कहा, आइए डॉक्टर साहब, एक गोई हमारी और आपकी हो जाए। मिस मालती बोली, फिलासाफर का जोड़ फिलासाफर ही से हो सकता है। मिर्जा ने मुझे प्रताव देकर कहा, तो क्या आप समझती है मैं फिलासाफर नहीं हूँ? मेरे पास पुच्छल्ला नहीं है, लेकिन मैं हूँ फिलासाफर। आप मेरा इम्तहान ले सकते हैं मेहता जी। मालती ने पूछा, अच्छा बताइए, आप आइडियलिस्ट है या मेटलिस्ट? आप जानते हैं आदर्शवाद और भौतिकवाद दो तरह के सिद्धांत चलते हैं ना। एक मानता है कि संसार में सिर्फ आत्मा ही सत्य है, और एक ही मानता है कि ये जो संसार जो दिख रहा है, भौतिक संसार, हमें हमारा शरीर, खाना पीना, रोटी, ये सब जीवन का सत्य यही है।
और आत्मा नहीं है। आप जानते हैं ना इस बात को। आत्मवाद और भौतिकवाद दो तरह की विचारधाराएं चलती रही है। हिंदी साहित्य में भी चलता है कलावाद और मार्क्सवाद। तो कलावादी कहते हैं कि सिर्फ यही सब कुछ है, अंदर की अनुभूतियां हैं। लेकिन भौतिकवादी कहते हैं कि जीवन का सत्य जो कुछ दिख रहा है वही जीवन का सत्य है, इससे परे जीवन में कुछ भी नहीं है। हम स्वर्ग में जाएंगे नरक में जाएंगे हमें पता नहीं, लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ सत्य है या असत्य है उसकी पड़ताल या उस वास्तविकता को हमें समझना, यही भौतिक जीवन या जीवन की वास्तविकता है। तो जो कुछ हमें दिख रहा है उस जीवन की वास्तविकता को भी समझना हमें जरूरी है। और ये पश्चिम में भी पूरा दर्शन चलता रहा है, वहाँ भौतिकवाद की ज्यादा बात होती है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो आप जानते ही है, भारत को पहले ही आध्यात्मिक कंट्री कहा जाता रहा है और तमाम तरह की दार्शनिक मान्यताएं इस मत को पुष्ट करती रही है हमेशा हमेशा कि आत्मा ही सत्य है। शंकराचार्य ने भी इस दर्शन को दिया, जगत मिथ्या, आत्मा सत्य है। तो मालती उनसे पूछती है कि आप किस प्रकार के मत को मानते हैं, आप भौतिकवादी हैं या आत्मवादी हैं, आइडियलिस्टिक है या मटेरियलिस्ट है। मैं दोनों हूँ, ये क्यों कर बहुत अच्छी तरह जब जैसा मौका होता है वैसा बन जाता हूँ। तो आपका अपना कोई निश्चय नहीं है, जिस बात पर आज तक कभी निश्चय नहीं हुआ और न कभी होगा उसका निश्चय मैं भला क्या कर सकता हूँ। अब दोनों ही मत है, अब सत्य कौन सा है इसके बारे में किसी के पास कोई समाधान नहीं है। आत्मा ही सत्य है और जगत ही सत्य है। दोनों ही विचारक विचार करते रहे लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक दुनिया दे नहीं पाई है। विज्ञान अपने तरीके से रिसर्च करता रहा है, विज्ञान अपने तरीके से लॉजिक लगाता रहा है, लेकिन विज्ञान भी इस बात की पड़ताल नहीं कर पाया कि आत्मा है कि नहीं है। तो दोनों में बहस चलती रहती है, किस बात जिस बात का आज तक कभी निश्चय नहीं हुआ और न कभी होगा उसका निश्चय मैं भला क्या कर सकता हूँ। और लोग आंखें फोड़ किताबें चाड़कर जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वहां मैं यूं ही पहुंच गया। आप बता सकती हैं किसी फिलासफर ने अकली गद्दे लड़ाने के सिवा और कुछ किया है। वो कह रहा है कि सारे जो विचारक है, जो सारे बुद्धिजीवी हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ दिमाग के घोड़े ही लड़ाते हैं आपस में ना, इससे ज्यादा क्या करते हैं वो। डॉक्टर मेहता ने अचकन के बटन खोलते हुए कहा, तो चलिए हमारी और आपकी हो ही जाए, और कोई माने या न माने मैं आपको फिलासफर मानता हूँ। मिर्जा ने खन्ना से पूछा, आपके लिए कोई जोड़ ठीक करूं? मालती ने पुचकार दिया, हाँ हाँ, इन्हें जरूर ले जाइए मिस्टर तनखा के साथ। खन्ना झेपते हुए बोले, जी नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। मिर्जा ने राय साहब से पूछा, आपके लिए कोई जोड़ लाऊं? राय साहब बोले, मेरा जोड़ तो ओंकार नाथ का है, मगर वह आज नजर नहीं आते। मिर्जा मेहता भी नंगी देह केवल जांघिया पहने हुए मैदान में पहुंच गए। एक इधर दूसरा उधर खेला शुरू हो गया। जनता बूढ़े कुलेलों पर हंसती थी, तालियां बजाती थी, गालियां देती थी, ललकारती थी, बाजियां लगाती थी। वाह, जरा इन बूढ़े बाबा को देखो, किस शान से जा रहे हैं, जैसे सबको मार कर ही लौटेंगे। हमने कहा ना, कबड्डी का खेल चल रहा है भाई, और उसमें भी बूढ़े लोग कबड्डी खेल रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ से भी उन्हीं के बड़े भाई निकले। दोनों कैसे पैंतरे बदल रहे हैं। इन हड्डियों में अभी बहुत जान है। इन लोगों में जितना घी खाया उतना अब हमें पानी भी मैसर नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है, होता होगा। हम तो यही देखते हैं कि इन बूढ़े जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से निकलेंगे। वह इधर वाले बूढ़े ने इसे दबोच लिया। बेचारा छूट निकलने के लिए कितना जोर मार रहा है। मगर वह नहीं जा सकते बच्चा, एक तो तीन लिपट गए। इस तरह लोग अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे। उनका सारा ध्यान मैदान की ओर था। खिलाड़ियों के घात प्रतिघात, उछल कूद, धरपकड़ और उनके मारने जीने में तन्मय हो रहे थे। कभी चारों तरफ से कहते कहकरे पड़ते, कभी कोई अन्याय या धांधली देकर लोग छोड़ दो का गुल मचाते। कुल लोग तेज में आकर पाली की तरफ दौड़ते, लेकिन जो थोड़े से सज्जन
शामियाने में ऊंचे दर्जे के टिकट पर लेकर बैठे थे। उन्हें इस खेल में विशेष आनंद न मिल रहा था, वे इससे अधिक महत्व की बात कर रहे थे। खन्ना ने जिंजर का ग्लास खाली करके सिगार सुलगाया और राय साहब से बोले, बड़े लोग हैं ना, मैंने आपसे कह दिया बैंक इससे कम सूद पर किसी तरह राजी न होगा, और ये रियायत भी मैंने आपके साथ की है क्योंकि आपके साथ घर का मामला है। राय साहब ने मूंछों में मुस्कुराहट को लपेट कर कहा, आपकी नीति में घर वालों को ही उल्टे छुरे से हलाल करना चाहिए। बड़े लोग को कबड्डी का इंटरेस्ट नहीं, अपने पैसे हिसाब किताब की बातचीत कर रहे हो, उनका ध्यान उसके अपने हिसाब किताब में है, तो वो अपना मेजरमेंट निकाल रहे हैं कि क्या मेजरमेंट हो सकता है और कितना पैसा। यह आप क्या फरमा रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। सूर्य प्रताप सिंह से आपने केवल 7% लिया, मुझसे 9% मांग रहे हैं, और उस पर एहसास एहसास भी रखते हैं, क्यों न हो। खन्ना ने कहकर मारा, मानो ये कथन हंसने के ही योग्य था। उन शर्तों पर मैं आपसे भी वही सूद ले लूंगा। हमने उनकी जायदाद रहन रख ली है, उनकी जमीन जायदाद उसको गिरवी रख लिया हमने, और शायद ये जायदाद फिर उनके हाथ न जाएगी। मैं अपनी कोई जायदाद निकाल लूंगा। 9% देने से ये कहीं अच्छा है कि फालतू जायदाद अलग कर दूं। मेरी जंक्शन रोड वाली कोठी आप निकलवा दे, कमीशन ले लीजिएगा। उस कोठी का सुविधे से निकलना जरा मुश्किल है, आप जानते हैं वह जगह बस्ती से कितनी दूर है, मगर खैर देखूंगा। आप उसकी कीमत क्या अंदाजा लगा करते हैं? तो राय साहब भी कहते हैं कि उनको भी कुछ पैसा वैसा लेना था ना भाई। राय साहब ने 1,25,000 बताए। 15 बीघे जमीन भी तो है उनके साथ। खन्ना स्तंभित हो गए, बोले, आप आज के 15 साल पहले का स्वप्न देख रहे हैं राय साहब। आपको मालूम होना चाहिए कि इधर जायदादों के मूल्य में 50% की कमी हो गई है। राय साहब ने बुरा मानकर कहा, जी नहीं, 15 साल पहले उसकी कीमत 1.5 लाख थी। मैं खरीदार की तलाश में रहूंगा, मगर मेरा कमीशन 5% होगा आपसे, औरों से शायद 10% हो। क्यों, क्या करेंगे इतना रुपया लेकर के? आप जो चाहे दे दीजिएगा। अब तो राजी हुए। शुगर के हिस्से अभी तक आपने न खरीदे, अब बहुत थोड़े से हिस्से बचे रहे हैं, हाथ मलते रह जाइएगा। इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आपने न ली। आप में टाल मटोल की बुरी आदत है। जब अपने लाभ की बातों का इतना टाल मटोल है, तब दूसरों को आप लोगों से क्या लाभ हो सकता है? इसी से कहते हैं कि रियासत आदमी की अक्ल चढ़ जाती है। मेरा बस चले तो मैं तालुकेदारी की रियायतें जब्त कर लूँ। अब वो खन्ना अपने हिसाब से बात कर रहा है कि जिसके पास रियासत होती है उसके पास दिमाग नहीं होता, क्योंकि उसके पास सब फ्री का आ रहा है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। और मेरा अगर बस चले तो मैं आपको बिल्कुल एक कॉमन आदमी की तरह कर दूं, आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करवा लूं, लेकिन क्या ही करें। मिस्टर तनखा मालती पर जाल फेंक रहे थे। मालती ने साफ कह दिया था कि वह इलेक्शन के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, पर तनखा इतनी आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति न थे। वो चालू था ना, उसका ही काम था, लोगों को इधर उधर फंसाने का काम था ना। आकर कूनियों के बल मेज पर टिक कर बोले, आप जरा उस मामले पर विचार करें। मैं कहता हूँ ऐसा मौका शायद आपको फिर न मिले। रानी साहब, चंदा को आपके मुकाबले में रुपए में एक भी चांस नहीं है। मेरी इच्छा केवल यह है कि काउंसिल में ऐसे लोग जाएं जिन्होंने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किया हो और जनता की कुछ सेवा की हो। जिस महिला ने भोग विलास के सिवा कुछ जाना ही नहीं, जिसने जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा, जिसकी सबसे मूल्यवान सेवा वे पार्टियां हैं जो वह गवर्नरों और सेक्रेटरियों को दिया करती है, उनके लिए इस काउंसिल में स्थान नहीं है। नई काउंसिल में बहुत कुछ अधिकार प्रतिनिधियों के हाथ में होगा, और मैं नहीं चाहता कि वह अधिकार अन अधिकारियों के हाथ में जाए। अब वो उसको चढ़ा रहा है कि आप नई काउंसिल के मेंबर बनेंगे तो बहुत सारे अधिकार मिलेंगे, और रानी साहब तो भोग विलास का जीवन जीती रही है, उन्हें क्या पता है कि आम आदमी की क्या समस्या है। मालती ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन साहब, मेरे पास 10-20 हजार इलेक्शन पर खर्च करने के लिए नहीं है। कहाँ है? रानी साहब 2-4 लाख कर सकती है। मुझे भी साल में 1,500 रुपये उनसे मिल जाते हैं। ये रकम भी हाथ से निकल जाएगी। पहले आप ये बता दें कि आप जाना चाहती हैं या नहीं। जाना तो चाहती हूँ, मगर फ्री पास मिल जाए तो यह मेरा जिम्मा रहा। आपको फ्री पास मिल जाएगा। अब तनखा कह रहा है कि आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, बस ये मेरी गारंटी है। आप एक बार तैयार तो हो जाइए। जी नहीं, क्षमा कीजिए, मैं हार की जिल्लत नहीं उठाना चाहती। जब रानी साहब रुपया
की थैलियाँ खोल देगी और एक एक वोट पर एक एक अशर्फी चढ़ने लगेगी तो शायद आप भी उधर वोट देंगे। आपके ख्याल में इलेक्शन महज रुपयों से जीता जा सकता है? वो पूछ रहा है उससे, आपको क्या लगता है चुनाव सिर्फ पैसों के बल पर जीता जा सकता है या उसके लिए और भी कुछ करना पड़ता है? तो उसको समझाता है मालती जी को तनख्वाह, और कैसे उनके दिमाग को घुमाने का काम करता है। जी नहीं, व्यक्ति भी एक चीज है, लेकिन मैंने केवल एक बार जेल जाने के सिवा और क्या जन सेवा की है, और सच पूछिए तो उस बार भी मैं अपने मतलब से गई थी, उसी तरह जैसे राय साहब और खन्ना गए थे। इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा और कुल और जाति सब धन के सामने हेच है। मालती क्या बता रही कि नई जो सभ्यता है, जिसे हम आधुनिक सभ्यता कहते हैं ना, तो उसके केंद्र में क्या है? धन है। अगर आपके पास पैसा है तो आप सबसे अच्छे हैं, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अगर आपके आपके पास पैसा नहीं है तो आप पापी नहीं है तो भी पापी हो जाएंगे, अपराधी हो जाएंगे, आपकी कोई औकात नहीं रहेगी। इस बात को मालती बड़े अच्छे तरीके से, मालती उस आधुनिक सभ्यता की जो विशेषता है उसको स्पष्ट रूप से बता रही है। और मैंने कहा ना कि मालती बहुत पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है खुद, तो उसे दुनियादारी का बहुत एहसास है, तमाम चीजें जानती है, होशियार है, सुंदर भी है। तो उसे कह सकते हैं कि मतलब उस वास्तविकता का पता है कि दुनिया सभ्यता किस तरफ बढ़ रही है। कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब धन को आंदोलन के सामने नीचा देखना पड़ता है, मगर इसे अपवाद समझिए। मैं अपनी बात नहीं कहती हूँ। कोई गरीब औरत दवाखाने में आती है तो घंटों उससे बोलती तक नहीं। हर कोई महिला कार पर कोई महिला अगर कार पर आ गई तो द्वार जाकर उसका स्वागत करती हूँ और उसकी ऐसी उपासना करती हूँ मानो साक्षात देवी है। मेरा और रानी साहब का कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह के कौंसिल बन रहे हैं उसके लिए रानी साहब भी ज्यादा उपयुक्त है। अब मालती जो कुछ स्पष्ट है उसको स्पष्ट शब्दों में कह देती है, और उसको कहने में कोई लाज शर्म भी नहीं है, क्योंकि मालती वास्तविकताओं से परिचित है, वो चीजों को जानती है। उधर मैदान में मेहता की टीम कमजोर पड़ जाती थी। आधे से ज्यादा खिलाड़ी मर चुके थे, कबड्डी खेल रहे थे उधर ना मेहता साहब। मेहता ने अपने जीवन में कभी कबड्डी न खेली थी। मिर्जा इस फन के उस्ताद थे, और मिर्जा साहब तो एक तरफ मिर्जा साहब की टीम थी, एक तरफ मेहता की टीम थी। मेहता की तातीलें अभिनय और अभ्यास में कटती थी। रूप भरने में वह अच्छे अच्छे को चकित कर देते थे, और मिर्जा के लिए सारी दिलचस्पी अखाड़े में थी, पहलवानों के भी और परियों के भी। मालती का ध्यान उधर भी लगा हुआ था। उठकर राय साहब से बोली, मेहता की पार्टी तो बुरी तरह पिट रही है। राय साहब और खन्ना में इंश्योरेंस की बातें हो रही थी। राय साहब उस प्रसंग से उबे हुए मालूम होते थे। मालती ने मानो उन्हें एक बंधन से मुक्त कर दिया। उठकर बोले, जी हाँ, पिट तो रही है। मिर्जा पक्का खिलाड़ी है। मेहता को ये क्या सनक सूझी है, व्यर्थ अपनी बद्ध करा रहे हैं। इसमें काहे की बद दिल्लगी हो ही तो है। मेहता की तरफ से जो बाहर निकलता है वही मर जाता है। खन्ना को शरारत सूझी, बोले, आप चले हो मिर्जा से मुकाबला करने, समझते थे यह भी फिलॉसफी है। मैं पूछती हूँ, इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना ने फिर चिढ़ाया, अब खेल ही खत्म हुआ जाता है। मजा आएगा तब जब मिर्जा मेहता को दबोच कर रगड़ेंगे और मेहता साहब छी बोलेंगे। सब मजा ले रहे हैं खेल का। मैं तुमसे नहीं पूछती, राय साहब से पूछती हूँ। राय साहब बोले, इस खेल में हाफ टाइम एक आदमी के सामने आता है। अच्छा, मेहता का एक आदमी और मर गया। खन्ना बोले, आप देखती रहिए, इसी तरह सब मर जाएंगे और आखिर में मेहता साहब भी मरेंगे। मालती जल गई। आपकी हिम्मत न पड़ी बाहर निकलने की। मैं गंवारों के खेल में नहीं खेलता, मेरे लिए टेनिस है। टेनिस में भी तुम्हें सैकड़ों गेम दे चुकी हूँ। आपसे जीतने का दावा ही कम है। अगर दावा हो तो मैं तैयार हूँ। देखिए कि किस प्रकार से हमारे समाज में खेल भी बैठे हुए हैं। टेनिस कौन खेलता है? उच्च वर्ग के लोग खेलते हैं, अभिजात लोग, इलिट क्लास खेलता है। और कबड्डी, खो खो है, छोटे मोटे धूल के खेल है जो हम गरीब आदमी, आम आदमी खेलता है ना। और पोलो तो अंग्रेज खेलते थे, आपको पता ही है। तो ये सब, लेकिन मतलब किस प्रकार से जिसको ग्रामशी, जो इटली का बहुत बड़ा दार्शनिक था, विचारक था, चिंतक था,
वो बार बार कहता है कि जो हेजेमनी है, यानी कि उच्च वर्ग नीचे वर्ग को दबा के बैठा हुआ, इसका मतलब है हेजेमनी, है ना। उसने शब्द ही दिया हेजेमनी, यानी जो कुलीन वर्ग है, जो जिसके पास पावर है, पोजीशन है, शक्ति है, वो किस प्रकार से सामान्य आदमी को दबा के बैठा रहता है, ये है हेजेमनी। और हरारकी क्या है? हरारकी मतलब वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, है ना। सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर शूद्र है, फिर वैश्य है, फिर अनटचेबल्स है। तो ये जो पूरा समाज में इस प्रकार की हेजेमनी और जो हरारकी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें बाकी सारी चीजें भी किस तरह से बटी हुई है, उन सारी चीजों को भी हम समझ सकते हैं। और कार्ल मार्क्स के बाद ग्रामशी मार्क्स के चिंतन से आगे की बात विचार करते हुए बताता है कि सिर्फ समाज आर्थिक आधार पर ही विभाजित नहीं है। आप सिर्फ आर्थिक उन्नति करके ही अपने आप को सक्षम नहीं बना सकते हैं, आपको कल्चर कॉन्सेप्ट भी समझना होगा। और कल्चरल की बात करता है कि हमारे समाज में कहते हैं ना कि जाति का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कि ब्राह्मण होना अपने आप में एक बहुत सम्मान की बात है, और शूद्र होना अपने आप में बहुत अपमान की बात है। बस आपके पास आर्थिक स्थिति, आपकी बैकग्राउंड में क्या है वो नहीं, वो मायने नहीं रखती। बस आप पंडित है मतलब आप अपने आप सम्मान पा जाएंगे समाज में। अगर आप शूद्र हैं, अनटचेबल हैं, आप पैसे वाले हैं, अच्छी नौकरी में कुछ भी है, फिर भी समाज आपको इज्जत नहीं देगा। ये सारा जो डिस्कोर्स चल रहा है, सबाल्टन डिस्कोर्स, उसको भी अगर हम समझेंगे तो उसके पीछे का बैकग्राउंड पूरा आपको समझ में आएगा। और प्रेमचंद के चिंतन में, क्योंकि ग्रामशी का समय भी वही था लगभग, ग्रामशी 1936 के आसपास ही उनको जेल में बंद कर दिया था उसमें, और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उन्होंने जेल डायरी भी लिखी और तमाम चीजें लिखी, और पूरे सामाजिक और सांस्कृतिक चिंतन को फिर से पुनर्परिभाषित करने का काम अगर कोई करता है तो ग्रामशी करते हैं। अंतोनियो ग्रामशी बहुत महत्वपूर्ण चिंतक, बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं, और वो समाज की जो वास्तविकताएं हैं उनको फिर से रिडिफाइन करने का प्रयास करते हैं। उस लिहाज से ग्रामशी का बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन भी है और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि वो चेतनाओं को किसी नए दृष्टिकोण के साथ परिभाषित करते हुए नजर आते हैं। तो खेल की बात कर रहे थे हम ना, कि खेल में भी किस प्रकार से हायरार्की है, उसमें भी कैसे कि कुलीन वर्ग का खेल अलग तरह का है और निम्न वर्ग का खेल अलग तरह का है। और समाज का जो बंटवारा है, ये जो विभाजन है, यही समाज में असमानता का मुख्य कारण है, प्रमुख कारण है। मालती उन्हें फटकार कर फिर अपनी जगह पर बैठी थी। किसी को मेहता से हमदर्दी नहीं है। कोई यह नहीं कहता कि अब खेल खत्म कर दिया जाए। मेहता भी अजीब बुद्धू आदमी है, कुछ धांधली क्यों नहीं कर बैठते। यहाँ अपनी न्यायप्रियता दिखा रहे हैं, अभी हार कर लौटेंगे तो चारों तरफ से तालियां पड़ेगी। अब शायद 20 आदमी उनकी तरफ होंगे और लोग कितने खुश हो रहे हैं। जो जो अंत समीप आता जाता था, लोग अधीर हो जाते थे और पाली की तरफ बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो एक कटघरा सा बनाया गया था, वह तोड़ दिया गया था। स्वयं सेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उस उत्सुकता के उन्माद में उनकी एक न चली। यहाँ तक कि ज्वार अंतिम बिंदु तक आ पहुंचा और मेहता अकेले बच गए थे, और उन्हें गूंगे कपाट खेलना पड़ेगा। अब सारा दारमदार उन्हीं पर है। अगर वो बचकर अपनी पाली में लौट जाते हैं तो उनका पक्ष बच सकता है। अब देखिए, मैंने कहा नहीं उसमें कबड्डी में हार जाता है मेहता। सहसा मिर्जा एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं। मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मार रहे हैं, मिर्जा को पाली की तरफ खींचे लिए जा रहे हैं। लोग उन्मत्त हो जाते हैं। अब इसका पता चलना मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी है और कौन तमाशाई। सब एक गडमड हो गए हैं। मिर्जा और मेहता में मल्ल युद्ध हो रहा है। मिर्जा के कई बूढ़े मेहता की तरफ लपके और उनसे लिपट गए। मेहता जमीन पर चुपचाप पड़े हुए हैं। अगर वह किसी तरह खींच खांच कर 2 हाथ और ले जाएं तो उनके 50 आदमी जी उठते हैं, मगर वह 1 इंच भी नहीं खिसक सकते। मिर्जा उनकी गर्दन पर बैठे हुए हैं। मेहता का मुंह लाल हो रहा है, आंखें बिरह बूटी बनी हुई है, पसीना टपक रहा है, और मिर्जा अपने स्थूल शरीर का भार लिए उनकी पीठ पर उमच कर रहे हैं। यानी मिर्जा ने उसको पूरी तरह से दबोच लिया मेहता को। मालती ने समीप जाकर उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्जा खुर्शीद, ये फेर नहीं है, बाजी ड्रा रही। खुर्शीद ने मेहता की गर्दन पर एक घस्सा लगाकर कहा, जब तक ये ची न बोलेंगे मैं हरगिज न छोड़ूंगा। क्यों नहीं ची बोलते।
मालती और आगे बढ़ी। जी बुलाने के लिए आप इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मिर्जा ने मेहता की पीठ पर हुमक कर कहा, बेशक कर सकता हूँ, आप इनसे कह दें। ची बोले, मैं अभी उठ जाता हूँ। मतलब कबड्डी में वो चाहता था कि इसको ची बुलाना है, मतलब पूरी तरह से हराना है। अदावत ही सही। अब वो कह रहे कि खेल नहीं, आप उनसे बदला ले रहे हैं। अदावत मतलब कोई कोई प्रतिशोध लेना चाहते हैं, खेल के नियम आप तोड़ रहे हैं। तो वो कहता है कि ये अदावत ही समझिए आप छोड़ेंगे। उसी वक्त जैसे कोई भूकंप आ गया। मिर्जा साहब जमीन पर पड़े हुए थे और मेहता दौड़े हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे और हजारों आदमी पागलों की तरह टोपियां और पगड़ियां और छड़ियां उछाल रहे थे। कैसे एक काया पलट हुई कोई समझ न सका और अचानक मेहता ने उसको फेंका और पाली की तरफ चला जाता है। मिर्जा ने मेहता को गोद में उठा लिया और लिए हुए शामियाने तक आए। प्रत्येक मुख पर यह शब्द है, डॉक्टर साहब ने बाजी मार ली। और प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी की एक बारगी पलट जाने का पर विस्मित था। सभी मेहता के जीवट और धैर्य का बखान कर रहे थे। मेहता साहब ने पूरा गेम ही पलट दिया, यानी कि हारी हुई बाजी वो जीत जाते हैं। मजदूरों के लिए पहले से नारंगियां मंगा ली गई। उन्हें एक एक नारंगी देकर विदा किया गया। शामियाने में मेहमानों के साथ चाय पानी का आयोजन था। मेहता और मिर्जा एक ही मेज पर आमने सामने बैठे थे। मालती मेहता के बगल में बैठी। मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ। महिला की सहानुभूति हार को जीत बना सकती है। अब मेहता कहता है कि मालती ने अगर मुझे अप्रिशिएट नहीं किया होता तो शायद मैं हार जाता। और कह रहा है कि महिला आपके साथ अगर सहानुभूति जताए तो आप कोई भी खेल जीत सकते हैं, और मैं इस खेल को जीत गया। ऐसा मेहता साहब बोल रहे हैं। मिर्जा ने मालती की ओर देखा। अच्छा, यह बात भी है, तभी तो मुझे हैरत हो रही थी कि आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती शर्म से लाल हुई जाती थी। बोली, आप बड़े बेमुरत आदमी हैं मिर्जा जी, मुझे आज मालूम हुआ। कसूर इनका न था। यहाँ ये क्यों ची नहीं बोलते थे। मैं तो ची न बोलता, चाहे आप मेरी जान ही ले लेते। कुछ देर मित्रों में गपशप होती रही। फिर धन्यवाद और मुबारकबाद के भाषण हुए और मेहमान लोग विदा हुए। मालती को भी एक विजिट करनी थी, वह भी चली। केवल मेहता और मिर्जा रह गए। उन्हें अभी स्नान करना था, मिट्टी में सने हुए थे। मिर्जा ने पूछा, शादी शादी कब करोगी, शादी कब तक होगी। मेहता ने अचंभे से आकर पूछा, किसकी, आपकी। मेरी शादी किसके साथ हो रही है। वाह, आप तो ऐसा उड़ रहे हैं गोया ये भी छिपाने की बात है। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल खबर नहीं। क्या मेरी शादी होने जा रही है। अब ये लोग शादी की बातें करने लगे। बाकी लोगों को लग रहा था कि मेहता और मालती शादी करने वाले हैं, और मेहता को पता ही नहीं था कि हम शादी करने जा रहे हैं। और आप क्या समझते हैं, मिस मालती आपकी कंपेनियन बनकर रहेगी, पार्टनर बनेगी। मेहता गंभीर भाव से बोले, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिर्जा जी। मिस मालती हसीन है, खुश मिजाज है, समझदार है, रोशन ख्याल है, और भी उनमें कितनी खूबियां हैं। देखिए, मेहता आरंभ में शादी के मूड में नहीं थे, लेकिन बाद में शादी, इस कहानी में उपन्यास में जब आगे बढ़ेंगे तो शादी में मूड में होते हैं। लेकिन मेहता मालती उसमें शादी के लिए मना कर देती है। अभी मेहता शादी के मूड में है, उन पर बिल्कुल फिदा है। बाद में मालती का मन उनसे उठ जाएगा और मेहता मालती के पीछे घूमते हुए नजर आएंगे। बस समय समय की बात है। अभी मालती मेहता के पीछे घूम रही है, लेकिन बाद में मेहता मालती के पीछे घूमते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं अपनी जीवन संगिनी में जो बात देखना चाहता हूँ वो उनमें नहीं है, और न शायद हो सकता है। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजमानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। अब मेहता कहता है कि जो मेरे दिमाग में जो जिस तरह की स्त्री मुझे चाहिए, उस तरह की स्त्री मालती नहीं है। मेरे लिए स्त्री और पुरुष का एक होना मतलब दो जिस्म और एक जिस्म और दो जान की तरह है, कि हम दोनों मिलकर के एक हो जाएं। वो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दे, और वो बात मुझे मालती के अंदर नजर नहीं आती है। इसलिए हम लोग एज ए फ्रेंड ही रहेंगे और फ्रेंडली रिश्ता ही चलता रहेगा। वही ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। हम उसको और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। देह पुरुष की रहती है, पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे, मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत ही से क्यों इसकी आशा करता है। मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं। वह अपने को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खो में जा बैठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में
ये समझ कर कि वह ज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है। अब देखिए मेहता क्या बता रहा है स्त्री के बारे में कि स्त्री में पृथ्वी की तरह धैर्य है, शांति है, संपन्नता है, सहिष्णुता है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है, और पुरुष में जब नारी के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है। वो कोमलता, वो सहजता, वो सहिष्णुता आती है तो पुरुष क्या बन जाता है? महात्मा बन जाता है। अब मेहता साहब क्या कहते हैं कि पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? महात्मा बन जाता है। लेकिन नारी में अगर पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो उल्टा हो जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर। जो सर्वांश में स्त्री हो, मालती में अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया। मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नजरों में क्या है? संसार में जो कुछ सुंदर है उसकी प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। मैं उससे यह आशा रखता हूँ कि उसे मार ही डालूं तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें न आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूं तो भी उसकी ईर्ष्या न जागे। ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ूंगा और उस पर अपने को अर्पण कर दूंगा। अब मेहता की सोच एकदम अलग है। कह रहे हैं कि मुझे इस तरह की स्त्री चाहिए जिसमें ईर्ष्या ना हो, घृणा ना हो, और जो पूरी तरह से मेरे ऊपर समर्पित हो, और जो मैंने कहा नहीं मतलब बिल्कुल मतलब पति को एकदम भगवान मानती हो, जैसा इस प्रकार का भाव कह रहे हो। मिर्जा ने सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत आपको इस दुनिया में तो शायद ही मिले। मेहता ने हाथ मारकर कहा, एक नहीं हजारों, वरना दुनिया वीरान हो जाती। ऐसी एक ही मिसाल दीजिए, मिसेज खन्ना को ही ले लीजिए। लेकिन खन्ना खन्ना अभागे हैं जो हीरा पाकर कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। अब वो उदाहरण दे रहे हैं कि खन्ना की जो पत्नी है वो बहुत ही सुशील है, बहुत सी आदर्शवादी है, और खन्ना उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं या उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं। सोचिए कितना त्याग है और उसके साथ ही कितना प्रेम है। खन्ना के रूपासक्त मन में शायद उसके लिए रति भर भी स्थान नहीं। लेकिन आज खन्ना पर कोई आफत आ जाए तो वह अपने को उन पर न्यौछावर कर देगी। खन्ना आज अंधे या कोढ़ी हो जाए तो भी उसकी वफादारी में फर्क न आएगा। अभी खन्ना उसकी कदर नहीं कर सकते, मगर आप देखेंगे एक दिन यही खन्ना उसके चरण धो धो कर पिएंगे। मैं ऐसी बीवी नहीं चाहता जिसमें जिसमें मैं आइंस्टीन के सिद्धांत पर बहस कर सकूं, या जो मेरी रचनाओं के प्रूफ देख सके। मैं ऐसी औरत चाहता हूँ जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे अपने प्रेम और त्याग से। मैंने कहा ना कि मतलब अपने बराबर की स्त्री नहीं चाहते वो भी। वो कहते हैं कि वो स्त्री चाहिए जो मेरे जीवन को पवित्र बना दे, उज्जवल बना दे, महान बना दे। ऐसा मेहता का कहना है। खुर्शीद ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जैसे कोई भूल हुई बात को याद करके कहा, आपका ख्याल बहुत ठीक है मिस्टर मेहता। ऐसी औरत अगर कहीं मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मिले। मेहता ने हंस कर कहा, आप भी तलाश में रहिए, मैं भी तलाश में हूँ। शायद कभी तकदीर जागे। मगर मिस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं है, कहिए लिख दूं। ऐसी औरतों से मैं केवल मनोरंजन कर सकता हूँ, ब्याह नहीं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। अगर ब्याह आत्मसमर्पण है तो प्रेम क्या है? प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है। उसकी पहले अय्याशी है। कह रहे हैं कि जब प्रेम अपने आप को समर्पित कर देता है तो शादी के अंदर जाता है, और अगर उससे पहले है तो सिर्फ आप अय्याशी कर रहे हैं, सिर्फ आप मौज मस्ती कर रहे हैं, बस भोग विलास कर रहे हैं। उससे आगे आपका भाव या आपका मनोभाव ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा मेहता साहब कह रहे हैं, जो कि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। यस, हम मेहता के बारे में पहले भी कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। मेहता थिंकर है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो पुस्तकें लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, विद्वान आदमी है। मेहता ने कपड़े पहने और विदा हो गए। शाम हो गई थी। मिर्जा ने जाकर देखा तो गोबर अभी तक पेड़ों को सींच रहा था। मिर्जा ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ अब तुम्हारी छुट्टी है, कल फिर आओगे। गोबर ने कातर भाव से कहा, मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूँ मालिक। नौकरी करना है तो हम तुझे रख लेंगे। कितना मिलेगा हुजूर? जितना तू मांगे। मैं क्या मांगू, आप जो चाहे दे दे। अब उसको भी गोबर को भी ठिकाना चाहिए था ना भाई। तो मिर्जा साहब ठीक है, मिल गए, दिल फेंक आदमी भी है और मस्त भी है। जब तुम्हें 15 रुपए देंगे और खूब कस कर काम लेंगे। वो कह रहा है, वो कहते हैं कि हम तुम्हें 15 रुपए देंगे भाई, और काम खूब मन से करवाएंगे। गोबर मेहनत से नहीं डरता, उसे रुपये मिले तो वह आठों पहर काम करने को तैयार है। 15 रुपए मिले तो क्या पूछना, वह तो प्राण भी लगा देगा।
बोला मेरे लिए कोठरी मिल जाए, वहीं पड़ा रहूँगा। हाँ हाँ, जगह का इंतज़ाम मैं कर दूँगा। इसी झोंपड़ी में किनारे तुम भी पड़े रहना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया। बस यही कहानी है। तो गोबर की यही लखनऊ यात्रा, लखनऊ तक पहुँचने की यात्रा है। आगे गोबर क्या-क्या करता है, क्या-क्या नहीं करता, वो सब आगे बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। और मैंने और भी बहुत सारे वीडियो गोदान के ऊपर बनाए हैं, जो अलग-अलग पात्रों पर हैं। गोबर के बारे में, गोबर की पत्नी धनिया के बारे में, जुनिया के बारे में, भोला के बारे में, हीरा के बारे में, है ना? तो प्लीज़ मेरे सारे वीडियो देखिए और वहाँ से जो कुछ आपके काम का है उनको लीजिए और अपनी समझ को विकसित कीजिए और सारी परीक्षाएं पास कीजिए और अच्छी-अच्छी नौकरी पाइए। अपनी समझ को विकसित कीजिए, देश दुनिया को समझने का तजुर्बा लीजिए, नई-नई स्किल सीखिए और अपने आप को बेहतर बनाइए और जीवन में गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है। आज 30 दिसंबर है, कल 31 दिसंबर है और उसके बाद नया वर्ष 2025 लगने वाला है। उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको। अपने आप को हमेशा भी पॉजिटिव रखना है, आगे चलते जाना है और खुश रहना है। शब्बा खैर।